हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, ये जो चैप्टर है आप लोग का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। और बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए कि टर्म वन का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, वो आप लोग का नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप लोग का सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होगा। तो पहला टर्म को हम लोग देखेंगे कि इस टर्म में कौन कौन से चैप्टर को लिया गया है। तो बच्चों, ये जो विज्ञान है इसको 3 भाग में बांटा गया है। रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर जीव विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, ठीक है। तो हम लोग आज रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर को देखेंगे। इसमें रसायन विज्ञान में 2 चैप्टर लिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर ये है और दूसरा चैप्टर आप लोग का अम्ल, क्षारक एवं लवण है। हम लोग सब बारी बारी से दोनों चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ बच्चों, बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप लोग को नोट्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब नोट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप लोग का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताने का सोच रहा था, लेकिन मैंने देखा कि जब तक आप नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोट्स को देखिए, ठीक है, इसको समझिए। अगर आप नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो 2 या 3 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। उसके बाद आप MCQ टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं MCQ टाइप का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो का अंतिम में मैं बता दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा ना, सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि बच्चों, कि जो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसा चेंजेस जो नया गुण बन जाए, है ना। जब रिएक्शन करवाएं तो उसमें क्या हो, नया गुण उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन, है ना। और इसमें पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, भोजन का पचना। बताइए, आप जो खाना खाएं और जो पच गया, क्या पचा भोजन को फिर से खाना बना सकते हैं खाने के लिए? तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्शन किया और क्या हुआ, नए पदार्थ बना, अभिक्रिया हुआ और नया पदार्थ बना, ठीक है। तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लोहे में जंग लगना। बताइए, जंग लगा हुआ चीज़ को लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। मैग्नीशियम फीते का जलना, है ना, दही बनना, यानी दूध से जब दही बन जाएगा बच्चों, तो क्या फिर से दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो ये एक सिंपल सी बात बता रहे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में जो क्रिया संपन्न होती है ना, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो एक बार पढ़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रिएक्शन जब करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, वो जो काम होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि H2, क्या बोले, H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं बच्चों, तो क्या बनता है, H2O, यानी जल का निर्माण होता है। तो ये जो काम हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला और ये बना, इस जो काम हुआ यहाँ पे, जो क्रिया हुआ, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अथवा में करके हम दूसरा डेफिनेशन लिखें, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। बच्चों, आप लोग कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला क्या कारण है, ठीक है, पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन। बच्चों, हाँ, कि अगर पदार्थ की स्थिति में अगर परिवर्तन हो गया तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ है। पदार्थ का अगर रंग में बदल जाता है, अगर गर्मी का विकास होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग 2 चीज़ का अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उष्मा भी निकलता है ना, गर्मी भी निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है,
ठीक है। गर्मी का अवशोषण, कभी कभी क्या है कि अभिक्रिया करवाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसमें ये चीज़ हो गया। गैस का विकास, अभिक्रिया करवाने के दौरान आपका गैस निकलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे, है ना, उससे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश का विकास होगा तो हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। तो इन कारकों से हम लोग को पता चलता है बच्चों कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हाँ बच्चों, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। अब दोनों को मिलाएंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हिंदी से ऐसा लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो जल का निर्माण हुआ। बताओ इतना लंबा लिखना कितना कठिन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक संकेत के रूप में लिखेंगे, एक संकेत के रूप में सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त यानी छोटा रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो रासायनिक समीकरण होता है बच्चों 3 टाइप से होता है। ठीक है, एक शब्द समीकरण, एक कंकाली समीकरण, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले क्या होता है, शब्द समीकरण, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बना, जल बना। यानी कि इसको हिंदी में लिखते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखे और क्या बना, जल। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट बनाएंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, है ना। देखो कंकाली समीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का H2 लिखेंगे, है ना। देखो ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और जल को H2O लिखेंगे। तो बताओ कितना आसान हो गया। हम लोग इतना चीज़ से हम लोग क्या समझ में आ गया, कि सिर्फ इतना से हम लोग को ये समझ में आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बना, जल बना। बताओ कितना लंबा सोच लिए। ठीक है, तो ये एक संकेत के रूप में हम लोग को लिखना होता है, प्रतीक के रूप में लिखना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलो इसके बाद एक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी सेम चीज़ है, रासायनिक समीकरण ही है वो, बस संतुलित करना होता है, बैलेंस कर देना होता है। यानी कि राइट, जो इधर दिख रहा है आप लोग को, लेफ्ट साइड और राइट साइड के परमाणु संख्या क्या करना है, बराबर करना है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, देखो ये मल्टीपल होता है तो 2 दूनी 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ से मल्टीपल होता है तो 2 है। ठीक है, 2 देखो दोनों बराबर हो गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अभिकारक। अभिकारक क्या होता है बच्चों, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि जब हम अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों, तो जिस जिस चीज़ का अभिक्रिया करवाते हैं, जिस चीज़ को हम लोग भाग लेते हैं, जिस चीज़ का हिस्सा में लाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि एक समीकरण बना हुआ है, जिसमें ये जो आप लोग का यहाँ पे ब्लू टैप से जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, हिस्सा लिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से उत्पाद क्या होता है बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, देखो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया पूरा करवाएं, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया करवाएं तो हम लोग का क्या निर्माण हुआ, जल निर्माण हुआ। और ये जो बना ना बच्चों, जो पदार्थ जो हम लोग का प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। सिंपल से आप समझा देते हैं, दोनों जब समझ में आ गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये साइड वालों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये साइड वाला को क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्लियर हो गया ना। ये साइड वाला को अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और जो भाग लेने के पश्चात जो निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण की ही जैसा ही, बस इसमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष हो, यानी कि बाईं और दाईं ओर, है ना, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे जो पहला जो एग्जाम्पल दिया वो संतुलित नहीं किया हुआ है। इसके बाद देखो संतुलित कैसे किया है। मैग्नीशियम कितना था, 1 था, यहाँ मैग्नीशियम 1 था, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया था और यहाँ ऑक्सीजन 1 हो गया था, जिससे संतुलित नहीं हो पाया था। तो अब क्या किए हम कि मैग्नीशियम के आगे हम यहाँ पे 2 लगा दिए, है ना। तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। यहाँ मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, मैग्नीशियम 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे इससे मल्टीपल होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2। यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया, यानी कि ये साइड और ये साइड, दोनों साइड जब इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों साइड जब इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये देखो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, ना निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो इसी ये क्या हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण का एक इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है। सिंपल वही भाषा बोल रहा है। ठीक है, कि यानी अभिकारक के साइड, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O2 और H2O। ठीक है, तो अभिकारक के साइड परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या, दोनों साइड के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, वही चीज़ बोल रहा है। आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सारे प्रकार को हम लोग अब देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार जो आता है संयोजन अभिक्रिया। बच्चों ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग मिलाएं, देखो दो मिलाए ना, और कितना का निर्माण हुआ, एक का निर्माण हुआ। कितना उत्पाद का निर्माण हुआ, एक ही ठो कार्बन डाइऑक्साइड, मात्र एक ही का निर्माण हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ को मिलाएं और बना कितना बच्चों, यहाँ पे एक ही बना, सिर्फ जल बना। तो यहाँ पे जब दो से अधिक अभिकारक को मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आगे आते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, और कितना उत्पाद निर्माण हो रहा है, दो निर्माण हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो होता है ना बच्चों, ये होता है उष्मा, यहाँ पे होता है उष्मा, मतलब इसको जब गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे अभिकारक कितना है, एक है, और उत्पाद कितना है, अधिक है। तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में क्या था, इधर ज़्यादा था और इधर एक ठो था, है ना। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी कभी उत्सर्जन होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अब अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं किसी दो तत्वों के बीच, दो यौगिकों के बीच, दो पदार्थों के बीच, और उसमें साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी मुक्त होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। क्या किए, देखो CH4 और ऑक्सीजन दोनों को क्या करवा दिए हम लोग, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन को हम लोग दोनों अभिक्रिया करवा दिए। जब अभिक्रिया करवाएं बच्चों तो क्या बना हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ठीक है, ये जी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है इसका मतलब डायरेक्ट समझना है आप लोग को, गैस, जी मतलब गैस। ठीक है, AQ रहा तो एक्वस सॉल्यूशन समझना है, और S रहा तो सॉलिड समझना है। ठीक है, चलो तो जी लिखा हुआ गैस है ये। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और साथ में क्या हुआ, ऊष्मा भी मुक्त हुआ। सिंपल से हम इसमें क्या बताए थे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या हुआ, देखो ये उत्पाद निर्माण हुआ ना जी, उत्पाद निर्माण कितना हुआ, बहुत सारा हुआ। देखो एक दो उत्पाद हुआ निर्माण, और साथ साथ में क्या हुआ, ऊष्मा भी मुक्त हुआ। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या हुआ, ऊष्मा भी जब मुक्त होता है तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक नोट से इसको भी समझ लीजिए, नोट को, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखो कैसे, देखो हम लोग के बॉडी में क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में ऊष्मा भी यानी ऊर्जा भी मुक्त होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो श्वसन होता है बच्चों वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि बच्चों कि जिन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए हम लोग को ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, किसका, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट, और इसमें क्या हुआ, साथ ऊष्मा का ज़रूरत पड़ा, क्या पड़ा, ऊष्मा का ज़रूरत पड़ा, है ना। तो हम लोग इसका क्या बोलेंगे, देखो इसके जस्ट ऊपर आप लोग को क्या लिखना है, ऊष्मा लिख देना। ठीक है, तो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ा तो क्या बना, फेरस ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, और सल्फेट बना, है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्या बताए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। इसके बाद यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या किया, गर्म किया। ठीक है, गर्म किया ऊष्मा में, तो क्या बना हम लोग का, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की मतलब कि अभिक्रिया करवाने में, अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसमें लोग क्या बोलेंगे, विषमा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हुआ। चलो इसके बाद आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जी हाँ बच्चों, देखो कुछ ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं। इसी तरह से तत्व जितने हैं, यानी कि 118 तत्व अगर हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, अभी तक 118 से ज़्यादा तत्व खोजा गया है, लेकिन 118 हम लोग मानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। 118 तत्वों में कुछ ज़्यादा ताकत है, किसी का कम ताकत है ना। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करते हैं, कम अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, यहाँ देखो फेरस है यानी लोहा, और कॉपर सल्फेट यहाँ पे है एक विलयन। अब क्या किया बच्चों कि ये फेरस जो है ना, कॉपर थोड़ा कमज़ोर था, तो कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया, और फेरस सल्फेट से क्या कर दिया, दोस्ती कर दिया। मतलब कि क्या हुआ कि फेरस अधिक अभिक्रियाशील था, किससे, कॉपर से। तो क्या किया, इसके जलीय विलयन से इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और खुद का अपना उसका जगह ले लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसी तरह से जेडन भी है। देखो जेडन और कॉपर सल्फेट के साथ क्या क्या अभिक्रिया करवाया, तो जेडन सल्फेट बन गया, देखो, और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि कॉपर कमज़ोर था, है ना, कमज़ोर था, तो इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि दूसरा को भगा के खुद बैठ जाओ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आते हैं हम लोग जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। इसके बाद आते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है बच्चों, द्विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जो जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल समझो, देखो यहाँ पे दोस्ती था जो सोडियम सल्फेट के साथ, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या हुआ, सोडियम बेरियम सल्फेट बन गया। देखो बेरियम जो है, देखो हम सिंपल समझाते हैं एक अच्छे से। देखो यहाँ बेरियम था, और बेरियम किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया। और यहाँ सोडियम सल्फेट के साथ दोस्ती था, अब क्या हो गया, ये क्लोराइड के साथ दोस्ती किया, क्लोरीन के साथ, तो ये हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ ना कि दो विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ, दो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, उपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको उपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। फिर ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी कि कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है जुड़ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह से अपचयन अभिक्रिया भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इससे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई। देखो यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड, अब जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन गया, ये कॉपर सिर्फ बन गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, डिलीट हो गया, ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों, कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो अपचयन हो गया। ठीक है, यानी कि कॉपर सिर्फ बन गया, ऑक्सीजन हट गया, है ना, ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हो गई। ठीक है, और हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अगला जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, जो उपचयन और अपचयन दोनों हो, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो उपचयन अपचयन अच्छे से लिख लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ। ठीक है, उपचयन अपचयन दोनों होना चाहिए। देखो यहाँ पे ZNO क्या हुआ, ZNO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, अब क्या बन गया, ये ZN, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की जिसमें कमी हो गई तो ZN क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन, अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, कॉपर था, अब कॉपर की जब अभिक्रिया किया ZNO के साथ तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो कॉपर क्या हो गया बच्चों, ये उपचयन हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ कि उपचयन अपचयन दोनों हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं संक्षारण क्या है बच्चों।
तो संक्षारण, जब कोई धातु या ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की ऊपरी परत क्या होती है, कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, संक्षारण। सीधी से अपने लैंग्वेज में बताए तो जंग लगना ही संक्षारण है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु, अगर कोई भी लोहा, ठीक है, वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होता है, वो संक्षारित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या होता है, संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है, संक्षारण से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दैनिक जीवन में अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेंट लग करते हैं। दूसरा और क्या करते हैं आप लोग, उसमें तेल उल लगाते हैं ना, कुछ कुछ, है ना, तो ग्रीस भी लगाते हैं। तीसरा क्या, विद्युत लेपन, जो आप लोग का स्टील वगैरह सीढ़ी जो होता है ना, स्टील वाला सीढ़ी, तो उसमें क्या होता है, विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यसद लेपन, विद्युत लेपन, है ना, और पेंट करके और ग्रीस लगा करके, इतने सारे चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण को बचाने का उपाय करते हैं, है ना। अगला आता है लास्ट हमारा, विकृत गंधिता क्या है बच्चों। ठीक है, तो विकृत गंधिता, तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कुछ दिनों में उनका स्वाद या गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आप तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके घर में पुआ पकवान बन गया, ठीक है, डुस्का, पूड़ी, कुछ भी बन रहा है, ठीक है, अगर आप 2 से 4 दिन रखो उसको, ठीक है, रखो तो क्या होता है, उसका गंध जो होता है स्वाद में एकदम पूरा बदल जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए तेल अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस से संचारित किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप लोग का जो दिया हुआ रहता है, जो आप लोग कुरकुरे खाते हैं, वो भी तो तेल का होता है, वो क्यों नहीं ख़राब होता है। तो जी हाँ बच्चों, वो जो होता है ना, उस पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। अब देखे होंगे जब फाड़ते होंगे तो उससे कुछ निकलता होगा गैस टाइप से, उसमें फूला फूला नजर आता होगा। ठीक है, तो वो क्यों भरा होता है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। क्लियर हो गया। अगर आप लोग एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि चिप्स अथवा कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप लोग को एकदम आँख बंद करके नाइट्रोजन गैस लिख देना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का लास्ट। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा नोट्स। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, इसका MCQ टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक को प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, और आपको टेलीग्राम पे भी लिंक हम दे देंगे। ठीक है, वहाँ अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाएं। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसमें आप लोग को टोटल तैयारी करवाया जाएगा, टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोग को टर्म 1 का तैयारी अच्छे से करना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोग के सामने वीडियो बना के आप लोग के पास पहुंचाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।